नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रीलिम मार्क बूस्टर इन हिंदी में। और डेट है आज की 20 जून 2020। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला जो आर्टिकल है वो कैप्टन अर्जुन के बारे में है। जान लेते हैं ये सुर्खियों में क्यों है। सबसे पहले अगर बात की जाए, कैप्टन अर्जुन जो कि एक रोबोट है और इसको लॉन्च किया गया है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा, रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, सेंट्रल रेलवे के द्वारा, ठीक है, केंद्रीय रेलवे के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अर्जुन की फुल फॉर्म की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल एंड जस्ट यूज टू बी नाइस। इस रोबोट का जो काम है, या कैप्टन अर्जुन जो है वो रेलवे यात्रियों की स्क्रीनिंग का काम करेगा। जब रेलवे यात्री स्टेशन पर आएंगे तब ट्रेन पर चढ़ने के दौरान ये यात्रियों की स्क्रीनिंग करेगा और उनको मॉनिटर भी करेगा, असामाजिक तत्वों को भी ये मॉनिटर करेगा। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल जो है वो अभी हाल ही में महानदी में एक 500 साल पुराना मंदिर मिला है। यहाँ पर ये तस्वीर देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। इसका नाम है गोपीनाथ देवा मंदिर और ये मिला है उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में है। महानदी जो पहले 150 साल पहले इसका मार्ग परिवर्तित हुआ था और पद्मावती गांव जो है वो डूब गया था इस नदी में। इस गांव में ही ये मंदिर था, गोपीनाथ देवा मंदिर, जो कि भगवान विष्णु का मंदिर है, ठीक है। और इसको खोजा गया है इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज के द्वारा, जिसको इंटेक कहा जाता है शॉर्ट में। इसके द्वारा महानदी के ऊपर एक रिसर्च की जा रही है। उसी रिसर्च के दौरान ये मंदिर पाया गया है। ये उड़ीसा के नयागढ़ स्थित बदेश्वर के पास है। महानदी की एक शाखा है पद्मा नदी, उस पर है ये है, ठीक है। तो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि रिसेंटली अभी महानदी पर एक मंदिर पाया गया है, वो कौन से राज्य में पाया गया, तो आंसर होगा हमारा उड़ीसा। दूसरी अगर बात की जाए, इस मंदिर का एक अन्य नाम भी है, मस्तका भी कहा जाता है इसको। और देख लेते हैं महानदी से संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनके बारे में। यहाँ पर अगर बात की जाए, ये मंदिर जो है वो सप्तपताना भी कहते हैं इस इलाके को जहाँ ये पाया जाता है। यहाँ पर भगवान गोपीनाथ की पूजा होती थी और यहाँ 7 गांव का मतलब एक समूह था, उसमें गोपीनाथ की पूजा की जाती थी। इस वजह से इसको सप्तपताना भी कहा जाता है। अगर बात की जाए यहाँ पर आगे महानदी से संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको हम जल्दी से देख लेते हैं। महानदी के उद्गम की अगर बात की जाए तो ये रायपुर के समीप एक धमतरी जिला है, उसमेमें स्थित सिहावा नामक पहाड़ियाँ हैं। कौन सी पहाड़ियाँ हैं? सिहावा नामक पहाड़ियाँ, वहाँ से इसका उद्गम होता है। इसकी लंबाई की अगर बात की जाए तो 858 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इस पर एक प्रमुख इम्पॉर्टेंट बांध है, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध जो है दुनिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है, जो मिट्टी से बनाया गया बांध है, वो सबसे बड़ा बांध कहाँ है? हीराकुंड बांध है। और अगर बात की जाए इसके अन्य नामों की, तो महानदी के जो अन्य नाम है, चित्रोत्पला और महानंदा भी कहते हैं इसको, और नीलोत्पला भी कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो इमेज है महानदी की, जो डायरेक्शन है, पहले ये साउथ से नॉर्थ की ओर बहती, यानी दक्षिण से उत्तर की ओर, फिर ये इसका जो फ्लो है वो वेस्ट से ईस्ट की ओर हो जाता है। यहाँ पर आप इस तरह से देख सकते हैं। महानदी का जो मुहाना है वो बंगाल की खाड़ी में है, ठीक है। तो ये हमने महानदी से संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे उनको हमने जाना। जल्दी से यहाँ पर आप ये तस्वीर देख सकते हैं महानदी की जो फ्लो की है। यहाँ पर ये हीराकुंड डैम है, उड़ीसा में है, ठीक है। और ये कटक जो है महानदी किनारे बसा हुआ शहर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो RIC सम्मेलन के बारे में है। RIC की फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछी गई है, UPPCS एग्जाम में भी पूछा गया है कि RIC क्या है। तो RIC रसिया, इंडिया, चाइना का एक ग्रुप है और इसमें क्या होता है, फॉरेन मिनिस्ट्री जो है वो सम्मेलन करते हैं, मतलब विदेश मंत्रियों के द्वारा एक सम्मेलन किया जाता है। RIC के जो विदेश मंत्री होते हैं वो मिलते हैं RIC सम्मेलन में। और अभी हाल ही में रूस के द्वारा इसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आयोजित किया जाएगा 22 जून को। उसमें हमारे जो विदेश मंत्री हैं S जयशंकर, वो भाग लेंगे इसमें, ठीक है। तो इसीलिए ये न्यूज़ में आया है। दूसरी अगर बात की जाए, अभी RIC में रूस, भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच जो 7200 किलोमीटर की जो कनेक्टिविटी है, एक अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा, जिसको INSTC भी कहते हैं शॉर्ट में, इस पर भी चर्चा की जाएगी। उसके अलावा यहाँ पर जो LAC पे जो विवाद चल रहा है उसको सुलझाने के लिए भी बात की जाएगी इस सम्मेलन के दौरान।
अगर बात की जाए उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे की, तो यूरोप के साथ ये अफगानिस्तान, ईरान और मध्य एशिया को जोड़ता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को। ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है, ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। स्टैंडर्ड रूट ये है, ये आप देख सकते हैं। इस रूट को देखो, जब ये बनकर कॉरिडोर तैयार हो जाएगा तो लगभग 7,000 किलोमीटर की जो बचत होगी दूरी की, और समय की भी बचत होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं मुंबई से बंदर अब्बास ईरान, फिर बाकू अजरबैजान, फिर मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग जाते हुए ये क्या करेगा, मिडिल ईस्ट एशिया को कहाँ से जोड़ेगा, यूरोप से जोड़ेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया को भी ये कनेक्ट करेगा यूरोप से। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो हमारा, भारत का पहला गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, और ये लॉन्च किया गया है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। देखो, गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे क्या होगा, इस पर जो नेचुरल गैस होगी उसकी ट्रेडिंग की जाएगी। जिस प्रकार से शेयर मार्केट में ट्रेडिंग होती है, उसी प्रकार से अब नेचुरल गैस की भी मार्केटिंग की जाएगी ट्रेड मार्केटिंग में, और इसके लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री के द्वारा। और अगर बात की जाए, इसको देखो जुलाई 2020 से इसे ऑपरेट किया जाएगा। जुलाई 2020 से ये ऑपरेट हो जाएगा, यानी परिचालन इसका शुरू कर दिया जाएगा। अगर बात की जाए इस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की, तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की सहायक कंपनी के द्वारा इसको चलाया जाएगा। ठीक है, इंडियन गैस एक्सचेंज जो है, इंडियन गैस एक्सचेंज जो होगा वो किसके द्वारा चलाया जाएगा, इंडियन प्लेटफॉर्म है एक, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की सहायक कंपनी के रूप में ये काम करेगा। दूसरी बात अगर की जाए, इसमें प्राकृतिक गैस की जो फिजिकल डिलीवरी होगी उसके लिए ये प्रथम ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होगा भारत में। और इसके लिए जो न्यूनतम मतलब मिनिमम जो कैपेसिटी रखी गई है वो रखी गई है 100 मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट की। कितनी रखी गई है, 100 मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट की। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारतीय ऊर्जा विनिमय यानी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज क्या है। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज जो है 2008 में इसे स्थापित किया गया था। ऊर्जा संबंधित जो भी नियामक होते हैं ये उनकी इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है। दूसरी अगर बात की जाए, इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है, और भारत में पावर ट्रेडिंग का विकास करने के लिए ये जिम्मेदार है। मतलब कि जो पावर से संबंधित जो भी ट्रेडिंग होगी उसके लिए कौन करेगा, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के द्वारा इसको विनिमय किया जाता है। अगर बात की जाए, इसमें बिजली व्यापारी होते हैं, राज्य बिजली बोर्ड होते हैं, बिजली उत्पादक होते हैं और उपभोक्ता होते हैं। ठीक है, इस ट्रेडिंग सिस्टम में कौन कौन होता है, व्यापारी होते हैं, बिजली के जो उत्पादक होते हैं वो होते हैं, राज्य बिजली बोर्ड होते हैं, और अगर बात की जाए उपभोक्ता भी इसमें शामिल होते हैं। चलते हैं अगले आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल सिप्री की एक ईयर बुक रिपोर्ट जारी की गई है 2020 के लिए। इसमें ये बताया गया है कि भारत और चीन के पास परमाणु हथियारों में वृद्धि हुई है। क्या हुआ है, भारत और चीन के परमाणु हथियारों में वृद्धि हुई है 2019 की तुलना में। अगर बात की जाए, भारत के पास 150 परमाणु हथियार हैं और चीन के पास इस रिपोर्ट में 290 बताए गए हैं, और पाकिस्तान के पास लगभग 160 परमाणु हथियार बताए गए हैं। सिप्री के अनुसार 9 प्रमुख देश हैं जिनके पास परमाणु हथियार हैं, जो कि डिक्लेयर्ड स्टेट हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, भारत, पाकिस्तान, चाइना और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर कोरिया। ये जो देश हैं, इजराइल भी इसमें शामिल है। इन देशों के नाम पूछे जा सकते हैं कि निम्न में से किस देश के पास परमाणु सशस्त्र नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए। ये प्रमुख 9 देश हैं। चलते हैं आगे। आगे यहाँ पर एक छोटा सा डेटा दिया हुआ है कि किसके पास सबसे ज़्यादा रसिया के पास हैं, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के पास, उसके बाद नंबर आता है चाइना का, उसके बाद फ्रांस का, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम का, उसके बाद पाकिस्तान का, उसके बाद इंडिया का। देखो इंडिया का स्थान आता है, कितना है स्थान, यहाँ पर आप देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7वें नंबर पर है भारत परमाणु हथियारों के मामले में। उसके बाद अगर बात की जाए, एक रिपोर्ट जारी की है अंकटाड ने, और इसका नाम है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020। अंकटाड के द्वारा ये जारी की गई है। यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसके द्वारा एक रिलीज़ की गई है, एक इंडेक्स या रिपोर्ट कह सकते हैं हम, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020। देखो एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा जारी की गई, तो आपको पता होना चाहिए अंकटाड के द्वारा ये जारी की गई है। और इसमें ये बताया गया कि भारत जो है FDI प्राप्त करने वाला नवा सबसे बड़ा देश है। मतलब कि 9वें नंबर पर भारत FDI प्राप्त करने में 2020 की रिपोर्ट के अनुसार रहा है।
2019 में भारत को $51 बिलियन की निवेश प्राप्त हुआ था, जबकि 2018 में $42 बिलियन का निवेश प्राप्त हुआ था। अगर बात की जाए एशिया के रीजन में तो भारत शीर्ष 5 देशों में शामिल है। उसके बाद अगर बात की जाए 2019 की तुलना में 2020 में जो वैश्विक FDI का प्रभाव है वो 40% की कमी आ सकती है, ऐसा इस रिपोर्ट का अनुमान है। दूसरी बात अगर बात की जाए कि 2005 के बाद ये पहला मौका है जब FDI जो है ग्लोबल लेवल पर $1 ट्रिलियन के एक बेंचमार्क से नीचे है। उसके बाद अगर इसमें कुछ अन्य फैक्ट्स भी दिए गए हैं कि एशिया में ये 45% तक गिर सकता है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, और दक्षिण एशिया में ये 10% तक की ये वृद्धि हुई है, जो कि भारत की वृद्धि से प्रेरित है। यहाँ पर अगर बात की जाए अंकटाड की तो जल्दी से हम देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशल एजेंसी है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। उसके बाद अगर बात की जाए इसकी स्थापना हुई थी 1964 में, यानी 1964 में, और ये संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है। जैसा कि हमने डिस्कस किया, ये स्पेशलाइज एजेंसी है यूएन की। इसका मुख्यालय जो है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, और ये व्यापार, निवेश और विकास से संबंधित मुद्दों को लेकर कार्य करती है। व्यापार, निवेश और विकास। व्यापार का मतलब ट्रेड, विकास का मतलब डेवलपमेंट, और निवेश का मतलब इन्वेस्टमेंट। इन तीनों को लेकर ये काम करती है। अगर बात की जाए इसका मूल संगठन क्या है, तो मूल संगठन इसका है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, और यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट इसके मूल संगठन है। चलते हैं आगे एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है विश्व मरुस्थलीकरण व सूखा रोकथाम दिवस, यानी इसको अगर वर्ल्ड डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट डे जो है 17 जून को मनाया गया इस बार। और इस बार की जो थीम थी वो थी फूड, फीड, फाइबर। इंपॉर्टेंट है F3, यहाँ पर एग्जाम में पूछा जा सकता है। फूड, फीड, फाइबर, सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन के लिए अगर बात की जाए इस दिवस की, तो इस दिवस की घोषणा की गई थी 30 जनवरी 1995 को, यानी 1995 को इसकी घोषणा की गई थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। और अगर इस दिवस की बात की जाए तो इसका एम जो है वो लोगों को मरुस्थलीकरण के प्रति जागरूक करना, इसलिए वो ऐसी टेक्निक और ऐसी सुविधाओं का यूज़ करें जिससे कि डिजर्टिफिकेशन जो है वो कम हो। अगर बात की जाए यहाँ पर भारत के द्वारा कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं, तो भारत के द्वारा पर ड्रॉप मोर क्रॉप, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, किसानों के लिए नीम कोटेड यूरिया का प्रयोग करना। उसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पर एक डेटा दिया हुआ है कि पिछले 5 वर्ष में भारत के लिए क्या हुआ है, वन जो है, फॉरेस्ट जो है वो बढ़ रहे हैं। पिछले 5 वर्षों में भारत में वनों की क्षेत्र में वृद्धि हो रही है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद अगर बात की जाए अगला जो आर्टिकल है वो हाल ही में एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने सुरक्षा वेतन खाता लॉन्च किया है। यहाँ पर आप सुरक्षा वेतन खाता जो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस पेमेंट्स बैंक के द्वारा या किस बैंक के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, तो आंसर होगा एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा। इसमें होगा क्या, इसमें MSME सेक्टर में काम करने वाले जो भी कर्मचारी होंगे उनके लिए एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने हाल ही में एक खाता, सुरक्षा वेतन खाता शुरू किया है। इसमें कैशलेस ट्रांजैक्शन होगा, मतलब कि कोई भी कंपनी अपने वर्कर्स को कैशलेस ट्रांजैक्शन कर सकती है एयरटेल पेमेंट्स बैंक के सुरक्षा वेतन खाते में। दूसरी अगर बात की जाए यहाँ पर एयरटेल पेमेंट्स बैंक की, तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक जो है 11 अप्रैल 2016 को इसको प्रदान किया गया था लाइसेंस, और ये भारतीय एयरटेल और कोटक महिंद्रा के बीच का एक साझा उद्यम है। अगर बात की जाए पेमेंट्स बैंक की, तो पेमेंट्स बैंक एक बैंकिंग का एक नया मॉडल है। इसमें होता क्या है, इसमें मोबाइल कंपनियां और सुपरमार्केट की जो चेन्स होती है वह लोगों की बैंकिंग सुविधाएं लोगों को प्रदान कराती है। यहाँ पर स्मार्टफोन के द्वारा भी बैंकिंग सुविधाएं प्राप्त की जा सकती हैं। देखो यह बैंक से अलग टाइप के होते हैं। पेमेंट्स बैंक में क्या होता है, पैसे जमा किए जा सकते हैं, रेमिटेंस सेवाएं प्राप्त की जा सकती हैं, इंटरनेट बैंकिंग की भी फैसिलिटी होती है, परंतु ये क्या कर सकते हैं, ये डेब्ट नहीं कर सकते हैं, यानी ये लोन नहीं दे सकते हैं किसी को। पेमेंट्स बैंक की एक क्राइटेरिया ये आपको याद रखना है कि ये किसी भी व्यक्ति को ऋण नहीं दे सकते, और जमा राशि जो ये एक्सेप्ट कर सकते हैं उसकी अधिकतम सीमा जो है वो 1 लाख रुपए है। उसके बाद अगर बात की जाए ये ATM जारी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं, परंतु क्रेडिट कार्ड ये जारी नहीं कर सकते। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं पेमेंट बैंक के बारे में, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेमेंट बैंक से संबंधित। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो हमारा पशुपतिनाथ मंदिर के पुनरुत्थान के लिए भारत और नेपाल के बीच में एक एग्रीमेंट किया गया है, जिसमें भारत 2.33 करोड़ रुपए की एक फाइनेंशियल ग्रांट देगा नेपाल के लिए, और इससे पशुपतिनाथ मंदिर में जो प्रांगण है उसको स्वच्छ बनाने में इसके मदद की जाएगी। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल का सबसे बड़ा मंदिर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पशुपतिनाथ मंदिर की तस्वीर है,
और ये बागमती नदी के किनारे पर स्थित है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में इससे रिलेट करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बागमती नदी के किनारे है पशुपतिनाथ मंदिर। यहाँ पर हिंदू और बौद्ध दोनों द्वारा पवित्र माना जाता है इसको, हिंदू और बौद्ध धर्म दोनों के द्वारा इसको पवित्र माना जाता है। बागमती नदी की अगर बात की जाए तो ये कोसी नदी की एक सहायक नदी है। क्या है? कोसी की एक सहायक नदी है। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने एक वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स जारी किया है। उसमें भारत को जो रैंकिंग प्राप्त हुई है वो प्राप्त हुई है 43, यानी एक 43वें स्थान पर भारत रहा है IMD के वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में। और सिंगापुर ने पहला स्थान हासिल किया, दूसरा स्थान हासिल किया डेनमार्क ने, और तीसरा स्थान हासिल किया है स्विट्ज़रलैंड ने। यहाँ पर अगर बात की जाए ब्रिक्स देशों में, तो ब्रिक्स देशों में चीन सबसे ऊपर है, उसके बाद भारत का स्थान है, उसके बाद रूस, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर सिंगापुर, डेनमार्क और स्विट्ज़रलैंड। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2020 जो कि रिलीज़ किया गया है IMD के द्वारा। IMD सिंगापुर और स्विट्ज़रलैंड बेस एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, उसके द्वारा। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो हमारा आर्टिस्टिक प्राइड डे के बारे में है। आर्टिस्टिक प्राइड डे जो है 18 जून को मनाया जाता है, और इस डे को मनाने का जो एम होता है वो ये होता है कि आर्टिज्म एक रोग होता है, डिसीज होती है, उस रोग को एक रोग ना मानकर एक विविधता मानना, डाइवर्सिटी मानना, यानी डिसीज को डाइवर्सिटी के रूप में मनाने के लिए ऑटिस्टिक प्राइड डे मनाया जाता है। अगर बात की जाए ऑटिज्म की, तो ऑटिज्म क्या होता है? ऑटिज्म एक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, यानी ये ब्रेन से संबंधित डिसऑर्डर है। इसमें होता क्या है, इस रोग से पीड़ित बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं, कई बार कोई भी कार्य करते हैं तो उसको बार बार दोहराते हैं, मतलब कि रिपीट करने की उनकी प्रवृत्ति पाई जाती है किसी वर्क को करने की। और इसमें होता क्या है, व्यक्ति का जो विकासात्मक विकार है ये, मतलब कि उसके ब्रेन में जो डेवलपमेंट होता है वह डिसऑर्डर हो जाता है, ब्रेन से संबंधित बीमारी है। आगे हम देख लेते हैं वर्ल्ड ऑटिज्म डे। देखो ये अलग है, ये आपको याद रखना है, वर्ल्ड ऑटिस्टिक डे प्राइड डे अलग है और वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे अलग है। ये मनाया जाता है 2 अप्रैल को। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो भारत को यूनाइटेड नेशन में नॉन परमानेंट मेंबर की एक सीट मिल गई है 2021-22 के लिए, और भारत 8वीं बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट मेंबर चुना गया है 2021 और 2022 के लिए। भारत का जो कार्यकाल है वो जनवरी 2021 से प्रारंभ हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत को 192 वैध मतों में से 184 वोट प्राप्त हुए हैं। भारत के साथ साथ आयरलैंड, मैक्सिको और नॉर्वे को भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट मेंबर की लिस्ट में स्थान प्राप्त हुआ है। यहाँ पर अगर बात की जाए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर होते हैं, जिनमें से 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। 5 परमानेंट मेंबर की अगर बात की जाए, चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, ये 5 परमानेंट मेंबर हैं, और 10 जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं उनको बारी बारी से रीजन वाइज चुना जाता है। अगर बात की जाए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, तो ये शांति के लिए निर्धारित सभी मापदंडों को लागू करती है, और जो अंतर्राष्ट्रीय पीस मिशन चलाए जाते हैं वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सहमति से ही चलाए जाते हैं। अगला आर्टिकल हमारा जो है वो वर्ल्ड सिकल सेल दिवस के बारे में है, या वर्ल्ड सिकल सेल डे के बारे में। ये मनाया जाता है 19 जून को। यहाँ पर आपको बता दें कि इस दिवस को मनाने की जो उपयोगिता है वो ये है कि वर्ल्ड सिकल सेल दिवस जो है सिकल सेल एनीमिया के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। इस दिवस को 2008 में मान्यता दी गई थी सिकल सेल डिसीज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के प्रस्ताव पर। 19 जून 2009 को पहली बार विश्व सिकल सेल दिवस मनाया गया था। अगर बात की जाए सिकल सेल रोग या डिसीज़ की, तो ये क्या है, इस रोग में क्या होता है कि व्यक्ति की जो RBC होती है, यानी रेड ब्लड सेल होती है, वो हाशिए के आकार की हो जाती है। इस टाइप से आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हाशिए की तरह बन जाती है, और इसमें रेड ब्लड सेल का जो जीवन काल है वो 120 दिन से घटकर 10 से 20 दिन रह जाता है। इससे क्या होता है, व्यक्ति में RBC की कमी हो जाती है, और व्यक्ति में जब RBC की कमी हो जाती है तो व्यक्ति एनीमिया से पीड़ित हो जाता है। इसीलिए इसे सिकल सेल एनीमिया भी कहा जाता है। यह एक प्रकार का जेनेटिक डिसऑर्डर है, यानी यह वंशानुगत समस्या है और वंशानुगत बीमारी है। अगर बात की जाए, प्रतिवर्ष 5 लाख बच्चे जो हैं वो इस डिजीज़ से प्रभावित होते हैं, और उनमें से आधे बच्चों की जो मौत है वो 5 वर्ष तक पहुंचने की आयु से पहले हो जाती है। तो सिकल सेल रोग के बारे में हमने जाना। आज की डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जान लेते हैं हमने आज कौन कौन से आर्टिकल डिस्कस किए। सबसे पहले हमने सिकल सेल
डे के बारे में लास्ट में हमने डिस्कस किया। उससे पहले हमने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को नॉन परमानेंट मेंबर की जो सीट प्राप्त हुई उसके बारे में हमने डिस्कस किया। उससे पहले हमने ऑटिस्टिक डे, प्राइड डे के बारे में डिस्कशन की। IMD के द्वारा वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स जारी किया गया, उसके बारे में हमने जाना। उसके पहले हमने पेमेंट्स बैंक से संबंधित एक आर्टिकल डिस्कस किया। उससे पहले हमने वर्ल्ड डिजर्टिफिकेशन डे के बारे में जाना। उसके पहले हमने वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के बारे में जाना। और आज की डिस्कशन में बस इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।